एक 14 साल का लड़का खुद से एक सवाल करता है। साल 1925 ये बच्चा अपनी थ्योरी को लेकर बहुत ही जिद्दी और एक्साइटेड होता है और 10 साल बाद वो कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी के सामने एक पेपर रिलीज करता है जिसका नाम होता है ट्यूरिंग टेस्ट। किसी ने भी उसको सीरियस नहीं लिया, सबने उसका ये कहकर मजाक बनाया कि खुद तो सोचने लायक बनो, पहले मशीन को सोचने लायक बाद में बनाना। वो गुस्से में रिप्लाई करता है 50 सालों में मशीन इतनी एडवांस्ड हो जाएंगी कि एक एवरेज इंसान 5 मिनट की बातचीत में मशीन और इंसान में फर्क नहीं कर पाएगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज चैट जीपीटी को यही ट्यूरिंग टेस्ट पास करना होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बनने के लिए। एआई की इंसेन पावर को इस बात से समझ सकते हो कि ये पूरी वीडियो एआई ने क्रिएट की है। साल 1956 पूरी दुनिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, पर उससे पहले एलन ट्यूरिंग अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने से पहले उस पर होमोसेक्सुअल होने के आरोप लगे थे, जो कि उस वक्त ब्रिटेन में एक क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन एलन ट्यूरिंग ने 29 सालों की अपनी डीप रिसर्च में दुनिया को थिंकिंग मशीन की जो फाउंडेशन दी, उससे इंस्पायर्ड होकर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन मैककार्थी था, उन्होंने 1 साल के अंदर LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप्ड कर लिया, जो कि मशीन रीजनिंग और कॉमन सेंस को डिफाइन करती थी। एलन ट्यूरिंग की वो भविष्यवाणी कि मशीन सोच सकती है सच होने जा रही थी। सैम ऑल्टमैन सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपना फर्स्ट स्मॉल बिजनेस सेलिंग बेसबॉल कार्ड्स ऑनलाइन प्रॉफिटेबल कर रहा था। सोचिए उसका फ्यूचर कैसा होगा, जिसने बचपन में ही अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट कर दी थी। सैम ऑल्टमैन जिसे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, 2 साल स्टडी करने के बाद वो सडनली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को बाय कर देता है, क्योंकि उसकी सोच थी ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। और सिर्फ 19 साल की उम्र में वो लूप्ड को डेवलप कर लेता है। ये एक सोशल नेटवर्किंग ऐप थी, अपनी रियल लोकेशन को शेयर करने की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और कमाल की बात ये है कि वो इस आइडिया पर तब काम कर रहा था जब ऐप स्टोर और प्ले स्टोर जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था। और यही चीज उसे एक विजनरी इंसान बनाती है। वो रात दिन अपने बिजनेस पर काम कर रहा था। 2005 में वो पहली बार वाई कॉम्बिनेटर क्लास ज्वाइन कर लेता है, जो कि एक बूट कैंप था स्टार्टअप्स के लिए। और यहाँ वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्रैहम का ध्यान सैम ऑल्टमैन की तरफ जाता है। वो एज अ मेंटोर अपना सालों का एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं। एक चीज जो पॉल ऑब्जर्व करते हैं सैम ऑल्टमैन के बारे में, वो कहते हैं सैम के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे बहुत पावरफुल बना देता है। उसे जंगल का शेर कहना ठीक होगा। वो जानता है उसे लोगों को लीड कैसे करना है। तुम उसे एक पैराशूट देकर किसी अनजान आइलैंड पर उतार दो और वो 5 साल के अंदर वहाँ का राजा होगा। इंटरेस्टिंगली कुछ ही दिनों में सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर का प्रेसिडेंट बन जाता है। सिर्फ 30 साल की एज में वो दुनिया के बेस्ट स्टार्टअप्स को लीड कर रहा होता है। जहां उसे मौका मिलता है सिलिकॉन वैलीज के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करने का। अब यहां उसकी रेपुटेशन टेक वर्ल्ड में नई ऊंचाइयों पर होती है, जहां वो लगातार पब्लिक स्पीच दे रहा होता है और डिस्कशन के लिए उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो 2015 में इलॉन मस्क बहुत ही डरे और घबराए हुए थे। उनका कहना था ये टेक्नोलॉजी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा सकती है अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया। इसी वक्त गूगल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीडर था। उसके पास थी दुनिया की सबसे बड़ी एआई रिसर्च लैब्स। इवन वर्ल्ड का 75% टैलेंट उसी के लिए काम कर रहा था। इलॉन मस्क ने गूगल के सीईओ लैरी पेज से पूछा, तुम इतने श्योर कैसे हो कि सुपर इंटेलिजेंस दुनिया
दुनिया से ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं करेगी। पर लैरी पेज ने इलॉन मस्क के इस कंसर्न को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा इलॉन एआई को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। इलॉन ने बाद में कहा कि गूगल के सीईओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है। उसे एआई की सेफ्टी को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ इलॉन को लगता है कि गूगल की एआई मोनोपोली खत्म करने का टाइम आ गया है और वो पार्टनरशिप करने का मन बना लेते हैं सैम ऑल्टमैन के साथ। दो 2015 में 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग एक डिनर पर मिलते हैं। इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन के साथ यहाँ इल्या सुट्स्केवर भी होते हैं, जो एआई रिसर्च में एक बहुत बड़ा नाम है। वो वहाँ एक सीरियस डिस्कशन के लिए इकट्ठा होते हैं कि एआई को कैसे बिल्ड करें ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए और इसके क्या और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हम सभी मिलकर कैसे गूगल को राइवल कर सकते हैं। और वहाँ तभी लेट एंट्री होती है ग्रेग ब्रॉकमैन की, जिसे आप ओपन एआई के को फाउंडर के रूप में जानते हैं। और वो डिनर खत्म होता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी और इस प्लेनेट को बेनिफिट्स पहुंचा सकती है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि सभी लोगों के बीच में फूट पड़ने वाली है। इलॉन मस्क जोश में आते हैं और इस प्रोजेक्ट में $1 बिलियन की फंडिंग ऑफर करके सभी को चौंका देते हैं। चारों मिलकर एक ड्रीम टीम बनाते हैं, जहां इलॉन मस्क का पैसा, ग्रेग ब्रॉकमैन का बिजनेस ऑपरेशन एक्सपीरियंस, इल्या की एआई स्किल्स और सैम ऑल्टमैन का विजन, जो बनाता है ओपन एआई को एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2015 में। उन सबको लगता है कि अगर हमारा की ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना हुआ तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। उनका ड्रीम था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पब्लिक के लिए फ्री रखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ह्यूमैनिटी का बेनिफिट है और इसीलिए इसका नाम रखा गया था ओपन एआई। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। दो 2015 में ओपन एआई की शुरुआत होती है। उनके पास कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी, पर उनके पास $1 बिलियन की फंडिंग थी और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी एआई रिसर्चर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और इसके बाद वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बॉट बिल्ड किया जो पॉपुलर गेम डोटा 2 को खेल सकता हो। उन्होंने फिगर आउट किया कि अगर वो एक ऐसी गेम बना लेते हैं जो एआई वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सके, तो आगे चलकर वो हमारी दुनिया को भी समझ सकेंगे। और एक और प्रोजेक्ट में उन्होंने एक रोबोट बटलर बिल्ड किया। ओपन एआई के एम्प्लॉय ने ये भी एडमिट किया कि हम कुछ भी रैंडम कर रहे थे, ये देखने के लिए कि आखिर हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ना सैम ऑल्टमैन और ना ही इलॉन मस्क ओपन एआई के इनिशियल फेज में इन्वॉल्व थे। सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर पर ध्यान दे रहे थे और इलॉन मस्क अपने बिजनेस को चला रहे थे। और दूसरी तरफ गूगल की एआई रिसर्च लैब डीप माइंड ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि दुनिया भर में खलबली मच गई। फर्स्ट टाइम किसी एआई प्रोग्राम ने एक प्रोफेशनल गो प्लेयर चैंपियन को हरा दिया। ये एक एक्साइटिंग न्यूज थी। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी गेम होती है जहां मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी होती हैं, जिसे ह्यूमन ब्रेन के लिए प्रोसेस करना भी आसान नहीं है। पर इस एआई प्रोग्राम ने इस गेम पजल को चुटकियों में रिजॉल्व कर लिया। पर यहाँ करंट एआई टेक्नोलॉजी की एक प्रॉब्लम भी रिवील हो जाती है। ये एआई बॉट सिर्फ गो को प्ले कर सकती थी और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम उसे कोई और टास्क दो, जैसे कैलकुलेशन या राइट स्टोरी, वो ऐसे टास्क को कंप्लीट करने में पूरी तरह फेल हो जाती है। इसके लिए प्रोग्रामर को एक पूरा नया सिस्टम बिल्ड और ट्रेन करना पड़ता है। इसीलिए जो ट्रेनिंग डेटा एआई को फीड कराना होता है, वहाँ क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। बेसिकली ये मशीन सिर्फ एक सिंगल टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन होती है। उसे ट्रेन ही ऐसे किया जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल अलग और स्पेशल डिजाइन रखता है, जो कि मल्टीटास्किंग कर सकता है, जो कि एक जनरल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओपन एआई की टीम एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बारे में सोचती है, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मीनिंग है एक ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को भी सरपास कर दे।
मैक्सिमम टास्क में। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो किसी भी स्किल्स को अपने आप एक्वायर्ड करने की काबिलियत रखती हो, जिसके लिए उसे ट्रेंड भी ना किया गया हो, जो अपने आप में एक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क थी। और इसे देखते हुए रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि हम इंसानों को इस सुपर इंटेलिजेंट मशीन को इन्वेंट करने के बाद किसी और इन्वेंशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम ऐसी मशीन बिल्ड कर सकते हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो वो भी ऐसी मशीन बिल्ड कर लेंगी जो शायद इंसान इमेजिन भी ना कर पाए। ओपन एआई के साइंटिस्ट ने ये तक कह दिया कि हम एजीआई नहीं, गॉड बिल्ड कर रहे हैं। और फिर इलिया सुट्स्केवर ने एक बड़ा बयान दिया। It's not that it's going to actively hate humans and want to harm them, but it is going to be too powerful. And I think good analogy would be the ways humans treat animals. It's not that we hate animals, but when the time comes to build a highway between two cities, we are not asking the animals for permission. एक सिंपल एग्जाम्पल ये है, सुपर इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के बाद हम उनसे इस प्लेनेट के बेनिफिट्स के लिए हेल्प मांगते हैं और एआई डिसाइड करती है कि ये प्लेनेट इंसानों के बिना ही ज्यादा सेफ है। गूगल की एआई रिसर्च टीम एक पेपर पब्लिश करती है, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जहां वो रिवील करते हैं कि कैसे न्यू एआई आर्किटेक्चर, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, ओल्ड एआई सिस्टम से हाईली पावरफुल और एडवांस्ड है। कैसे, ये समझते हैं। ओल्ड एआई सिस्टम को एक स्पेसिफिक डेटा फीड किया जाता है जिसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे ये हॉट डॉग है या नहीं। पर ट्रांसफॉर्मर अलग था, वो किसी भी रैंडम ब्लर सी दिखने वाली इमेजेस को भी आइडेंटिफाई कर रहा था। और ये गूगल के इंजीनियर्स के लिए सरप्राइजिंग था। इलिया सुट्स्केवर ट्रांसफॉर्मर रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं और इमीडिएटली इसकी पोटेंशियल को देख लेते हैं और सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो जानते हैं कि जिस ब्रेक थ्रू की उन्हें तलाश थी वो गूगल ने उन्हें दे दिया है। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए ओपन एआई फर्स्ट कंपनी बन गई जिसने सीरियसली इस टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए। ट्रांसफॉर्मर इन्फिनिट डेटा को हैंडल और प्रोसेस कर सकता था, यहाँ तक कि वो किसी भी लैंग्वेज को जल्दी सीख और समझ रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी जनरल क्वेरी को हैंडल कर रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। और इसके साथ ओपन एआई इस फील्ड में सबसे तेजी से प्रोग्रेस करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। सो बेसिकली करोड़ों लोगों ने जो भी कंटेंट ऑनलाइन अपलोड किया है किसी भी फॉर्म में, रिटर्न, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, वो इस एआई मॉडल को फीड किया जा रहा है। या कह लें पूरी दुनिया इसके लिए एक रिसर्च लैब बन चुकी है। ये है एक ब्लैक बॉक्स जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते कि ये कैसे और क्या काम करता है। बस हम इतना जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन है, जिसे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क एज अ इनपुट दो और वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा एज अ आउटपुट। ये इतना पावरफुल है कि अगर वो फ्रीली इसका ओपन सोर्स कोड सबके साथ शेयर कर देंगे तो ये गलत हाथों में पड़ सकता है, जो कि डेंजरस था। और सैम ऑल्टमैन अनाउंस करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को मिस यूज से बचाने के लिए हम इसका ट्रेंड मॉडल पब्लिश नहीं करेंगे। बस क्या था, इससे ओपन एआई की और हाइप बन गई। मीडिया हाउस ने ये तक कहना स्टार्ट कर दिया कि एआई टेक्स्ट जनरेटर इतना डेंजरस है कि इसके ट्रेंड मॉडल को पब्लिकली रिलीज नहीं करेंगे। – 2018 में इलॉन मस्क ओपन एआई से रिजाइन कर देते हैं और साथ ही साथ कंपनी पर केस भी कर देते हैं। उनका कहना था कि वो अपना एआई डेवलप करना चाहते हैं, पर सच तो ये था कि वो ओपन एआई का सीईओ बनना चाहते थे और साथ ही ओपन एआई को टेस्ला का पार्ट बनाना चाहते थे। पर सैम ऑल्टमैन साफ साफ मना कर देते हैं। इलॉन मस्क अपने साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी वापस ले जाते हैं और इसके बाद ओपन एआई के सामने फंडिंग का बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो जाता है। पर सैम ऑल्टमैन एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहे थे जो उनकी एआई गेम को पूरी तरह बदलने जा रहा था। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कंपनी को नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट बिजनेस मॉडल की तरफ ले जाना पड़ता है और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटिंग पावर उन्हें एक्सट्रीमली बेनिफिशियल देने वाली थी और माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ एज अ टेक कंपनी ह्यूज बेनिफिट लेने वाली थी। बहुत लोगों को सैम ऑल्टमैन का ये डिसीजन अच्छा
नहीं लगा कि कैसे ओपन एआई ने अपनी वैल्यूज के साथ समझौता कर लिया और सभी चीजों को नजरअंदाज करके सैम ऑल्टमैन कंपनी के नए सीईओ चुने जाते हैं। और पॉल ग्राहम की फिर से वो बात सच हो जाती है कि सैम ऑल्टमैन जंगल का शेर है और वो जानता है उसे लीड कैसे करना है। 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई अपना पहला चैट जीपीटी जनरल पब्लिक के लिए दुनिया के सामने लाती है और इस बॉट के साथ सैम ऑल्टमैन को कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं होती और वो एक गैस लेते हैं कि कितने यूजर चैट जीपीटी को फर्स्ट वीक में मिलेंगे। हाईएस्ट गैस होता है 1 लाख यूजर्स। इन रियलिटी वो पूरी तरह से गलत साबित हो जाते हैं। चैट जीपीटी लॉन्च होते ही वायरल हो जाती है और सिर्फ 2 महीनों में इसके यूजर्स 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी और ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर था किसी सॉफ्टवेयर के लिए। फेसबुक को सेम गोल अचीव करने में लगे थे 4.5 साल। जिस तेजी से चैट जीपीटी फैल रहा था ये ओपन एआई के रिसर्चर्स के लिए अनकंफर्टेबल था। डिबेट ये थी कि उन्हें भी मालूम नहीं था इसका यूज कौन और किस पर्पस के लिए करेगा। उन्हें रिस्क था कि हैकर्स इसके कोड्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसका यूज करके लोग क्राइम भी कमिट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। पर जो भी हो, इसकी पूरी दुनिया फैन हो रही थी। इससे पहले भी चैटबॉट हुआ करते थे पर वो लोगों को रोबोटिक लगते थे। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अपनी इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन से बढ़ाकर 10 बिलियन कर दी। इस रेस में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बीच में होड़ लग गई अपने एआई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में। सैम ऑल्टमैन रुकने वाला नहीं था। उसने न्यू एआई मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिए जैसे डॉल-ई फॉर इमेज जनरेटर, सोरा फॉर वीडियो जनरेटर। ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर अपडेट के साथ और मैसिव एंड अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। लोग आज चैट जीपीटी को फ्रेंड, असिस्टेंट, यहाँ तक कि थेरेपिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो खास है वो है वॉइस। एआई के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ सालों पहले लोग मानते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले लोगों की मैनुअल जॉब को छीन लेगा और क्रिएटिव जॉब्स वालों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मशीन कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है, सबसे पहले एआई ने क्रिएटिव इंडस्ट्री को निगल लिया। गूगल को लगा उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इतना डेटा किसी के लिए भी कंपाइल करना नामुमकिन है। पर आज गूगल की जगह लोग चैट जीपीटी से अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं। सच तो ये है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री एआई की वजह से इम्पैक्ट हो रही है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये पूरी वीडियो एआई ने क्रिएट की है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये एआई ने नहीं बल्कि मैंने और मेरी टीम ने क्रिएट की है। इस तरह की वीडियो को बनाने में मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन हाँ, आज ये ट्रस्ट करना मुश्किल है कि आप ऑनलाइन क्या देख रहे हो। आज किसी की इमेज, वीडियो, यहाँ तक कि किसी की ऑडियो को क्रिएट करना भी बहुत आसान हो गया है। किसी भी न्यूज पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। वो तो छोड़ो, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो या किसी एआई से, ये भी नहीं कह सकते। सोशल मीडिया भरा पड़ा है लाखों एआई अकाउंट से। इवन दे मेक मनी आउट ऑफ इट। और सवाल ये है कि अगर एआई को वर्चुअल रियलिटी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो, और वो रियलिटी आपकी करंट रियलिटी से बेहतर हो तो, आप वहाँ वो सब कुछ कर सकते हो जो शायद अपनी दुनिया में नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी करंट रियलिटी से खुश नहीं हो और एआई अल्ट्रा वर्चुअल रियलिटी ऐसा कुछ जनरेट करके दे दे जहां आप अपनी डिजायर के हिसाब से अपना घर, गाड़ी, ट्रैवल, लाइफ पार्टनर सब कुछ फील कर सकते हो, जहां आप बहुत खुश महसूस करते हो, तो आप कौन सी रियलिटी में जीना पसंद करोगे?